हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है आपके सिलेबस का टॉपिक नंबर 5 है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम। दोस्तों, इसी के अंतर्गत अब हम लोग जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके बाद यूपी सरकार की योजनाएं पढ़ेंगे। तो केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ने से पहले यहाँ पर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसी के अंतर्गत आपका क्या है, इसके बाद से ही आपकी जो योजनाएं आती हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये आपके लिए बेस का काम करेगा जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ने के साथ साथ ही देखिए एक एक योजना को हमने यहाँ पर डिटेल में लिया हुआ है। उसके बाद लास्ट में हम एक टेबल के रूप में उसको देखेंगे। टेबल इसलिए हमने यहाँ पर दे रखा है जिससे आप पूरा पढ़ने के बाद डिटेल रूप में पढ़ने के बाद यदि आपको शॉर्ट में देखना हो चीज़ें तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ सब लिखी हुई है, जैसे कि ये योजना कब आई है, किस मॉडल पर है, इसके अलावा उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे और इसमें जो लक्ष्य था और कितनी प्राप्ति हुई, सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र पर फोकस हुआ था, तो यहाँ पर टेबल में सब चीज़ें आपकी दी गई है। तो टेबल लास्ट में हमने ये दे दिया है। केवल टेबल भी आप देख लेते हैं तो आपको पूरी योजनाओं के बारे में अच्छी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर हम विस्तृत रूप से इसको देखते हैं एक एक करके। जो आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएँ आई हैं उनको एक एक करके यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास की। तो यहाँ पे देखिए जो ये इतिहास इसका रहा है काफ़ी पुराना रहा है। 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिसे भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू की। यानी यदि क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू कहाँ पर किया गया, किस देश में लागू किया गया, तो वो आपका सोवियत संघ यानी इस समय का रूस है। इसके अलावा ईयर आपका 1928 है और व्यक्ति कौन है, जोसेफ स्टालिन। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारत में अपनी अर्थव्यवस्था और के निर्माण और विकास को प्रगति को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, योजना आयोग। ये योजना आयोग की स्थापना होती है, इसके बाद से ही आपकी पंचवर्षीय योजना आती है। यानी कि योजना आयोग एक ऐसी संस्था यहाँ पर है जो भारत में जितनी भी योजनाएं आती हैं उनके लिए ये क्या है, जिम्मेदारी लेता है। यानी कि उस पर विचार करता है, उसको बनाता है, उसको पूरा मॉडिफाई करता है, जो भी करना रहता है। उसके बाद योजना आयोग की स्थापना इसीलिए की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि योजना आयोग का नाम इस समय बदल गया है या योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है, उसकी जगह नीति आयोग, इसके बाद आपका योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की गठन किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। तो जब ये पहली बार बनाई गई थी, योजना आयोग की स्थापना पहली बार की गई थी, तो 1 अप्रैल 1951 से क्या हुआ कि इसने कार्य करना स्टार्ट किया। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष उस समय थे गुलजारीलाल नंदा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो समाप्ति की तिथि भी ध्यान रखिएगा। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया, 15 अगस्त 2014। यहाँ पर 2014 में आपकी मोदी सरकार आ जाती है, तो इन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह एक नीति आयोग की स्थापना की। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। तो ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में से आ जाता है। और इसका अध्यक्ष भी पीएम आपका होता है। तो उस समय प्रथम जो अध्यक्ष नीति आयोग के थे वो आपके नरेंद्र मोदी थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुई थी 6 अगस्त 1952 को किया गया था इसकी स्थापना। जहाँ 1950 में आपकी योजना आयोग की स्थापना हुई थी, 1952 में आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो इसका क्या कार्य है और क्यों स्थापना हुई थी देख लेते हैं। इसका गठन पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया। योजना आयोग की तरह यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। यानी कि जिस तरह आपका योजना आयोग या नीति आयोग इस समय ये संवैधानिक नहीं है, उसी तरह आपका राष्ट्रीय विकास परिषद भी ये आपका क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। देखिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद जो योजना आयोग की तरफ से योजनाएं आती हैं उसके बाद फाइनल जो होता है यही करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन होते हैं। इसका
अध्यक्ष भी आपका क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा बाकी आपके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के शासक होते हैं, योजना आयोग के सदस्य होते हैं। ये योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है, यानी योजना आयोग का जो सचिव होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। इसके कार्यालय हेतु योजना आयोग द्वारा प्रशासनिक व अन्य सहायता उपलब्ध कराए जाते हैं। और उद्देश्य क्या है इसका देख लीजिए। योजना आयोग के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, योजना के सहयोग के लिए राष्ट्र के संसाधनों का प्रयास को बढ़ावा एवं विस्थापित करना, सभी क्षेत्रों में सामूहिक आर्थिक नीतियों को उन्नत करना, देश के सभी हिस्सों में संतुलित एवं तीव्र विकास की सुनिश्चित करना। तो ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। दोस्तों इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों बता दें, यदि आप BPO को कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ ज्वाइन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो के अंत में भी हम इसकी जानकारी दे देंगे कोर्स से रिलेटेड। अभी आप ज्वाइन करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा वीडियो क्लासेस दिया जाता है, इसके अलावा PDF नोट्स कंप्यूटराइज दिया जाता है जो कि डिटेल रूप में रहता है। और टेस्ट सीरीज जल्दी यहाँ पर शुरू होगी, वो भी आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी, जिसमें पहले आपका टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाएगा, चैप्टर वाइज, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है और ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको मिलेगा। वीडियो क्लासेस भी ऑल सब्जेक्ट के हैं, PDF नोट्स भी ऑल सब्जेक्ट के हैं और टेस्ट सीरीज भी ऑल सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, तो जरूर कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 299 का आपका एक कोर्स है, कंप्लीट कोर्स। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए दोस्तों देखते हैं, अब एक एक करके यहाँ पर हम योजना को देखते हैं जो योजनाएं आपकी आई हैं। यहाँ पर क्योंकि 1951 से पहले यहाँ पर पंचवर्षीय योजना आती है, तो 12 टोटल पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ गैप भी आपका रहा है योजनाओं के बीच में, तो वो गैप भी देखेंगे कब कब रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गैप यदि आप जान लिए तो योजनाएं आराम से आप कर लेंगे, क्योंकि 5-5 वर्ष की योजनाएं हैं, तो 5 वर्ष ऐड करते जाएंगे ईयर में तो हो जाएगा। और गैप जो है उसको आप देख लेंगे, तो उन गैप को हटा के फिर 5 वर्ष ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, ये इसका जो कार्यकाल रहा है 1951 से 1956 तक रहा है, यानी 5 वर्ष की योजना होती है। तो इसमें देखिए क्या है, ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये हैरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। ये योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी। इस योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी गई, कृषि को दी गई, क्योंकि उस समय देखिए काफ़ी आमदनी आय कम थी भारत में, और क्योंकि कृषि ही एकमात्र उस समय का आपका क्या था कि रोजगार का एक साधन के रूप में था, आय बढ़ाने के साधन के रूप में था। तो कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया कि यदि कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता या उत्पादन बढ़ेगा तो यहाँ पर जो भारत की जो है आय में भी यहाँ पर वृद्धि होगी। तो ये आपका तो कृषि पर पहले पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया। अर्थव्यवस्था में संतुलन में विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसका GDP वार्षिक लक्ष्य 2.1% रखा गया, और ये योजना सफल रही क्योंकि इस योजना ने 3.6% विकास दर हासिल की। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में भी यहाँ पर वृद्धि हुई। तो यहाँ पर मुख्य रूप से फोकस करिएगा, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी कृषि पर, उसमें कृषि के लिए कार्य किया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ये आपका शुरू हुआ था, और हैरोल्ड डोमन मॉडल ये आपका था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो ईयर है 1951 से 1956। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है, ये 1956 से 1961 तक आती है, यानी कि यहाँ पर देखिए 1951 से 1956 आया, फिर 1956 से 1961, 5 साल इसमें ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मॉडल था आपका PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया, यानी यहाँ पर औद्योगिकरण पर बल दिया गया। मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ यहाँ पर इकाइयाँ कारखाने स्थापित किए गए इसके अंतर्गत, यानी इसमें उद्योग पर बल दिया गया। पहले में कृषि क्षेत्र था और यहाँ पर उद्योग आ गया, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दूसरे में उद्योग है, तो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये योजना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी, और इस योजना का वार्षिक लक्ष्य 4.5% था, और इसमें क्या हो गई, विकास दर 4.1% रही। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कई सारे उद्योग जो थे आपके, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात जो कारखाने थे, इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी इसी वक्त ही इनकी स्थापना हुई, क्योंकि उद्योगों पर बल दिया गया, तो ये जो आपके कारखाने थे इनकी स्थापना की गई। तो इसके बारे में डिटेल से हम जो टेबल दिए हैं वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि दुर्गापुर और भिलाई और राउरकेला इनकी कब स्थापना हुई और किन देशों के सहयोग से स्थापना हुई, तो ये भी, और कहाँ कहाँ पर है वो भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है। इसमें मुख्य रूप से देखिए इसका जो प्रमुख उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई, यानी यहाँ पर दोनों को साथ साथ लिया गया। जैसे पहले में कृषि पर फोकस किया गया, दूसरे में उद्योग पर, जबकि तीसरे में क्या था, दोनों को एक साथ ले लिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये योजना भी यानी इस समय भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 5.6%, लेकिन ये पूर्णतः असफल योजना हो गई थी, और सिर्फ 2.8% ही इसको क्या है सफलता मिली थी। तो ये योजना सबसे ज़्यादा असफल रही थी। तो यदि आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सी योजना सबसे असफल रही थी, तो वो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो सबसे ज़्यादा असफल रही थी, और कार्यकाल आपका है 1961 से 1966। तो अभी 5-5 वर्ष ऐड करके आपका पूरा आ जा रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और ये मुख्य रूप से योजना जो असफल हुई थी उसका कारण क्या था, तो उस समय देखिए 1962 में आपका भारत चीन युद्ध हो गया था। भारत पाकिस्तान युद्ध भी चल रहा था। तो इस कारण से क्या है कि इस योजना पर ज़्यादा फोकस सरकार नहीं कर पाई और इस कारण से ये योजना क्या हो गई, असफल हो गई। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए 3 योजनाएं आपकी हो गई और इस कारण से यहाँ पर एक बीच में आपका योजना अवकाश काल आ जाता है जिसको गैप कहा जाता है ये, और ये कब तक चला था, 1966 से 1969 तक, यानी 3 साल का ये गैप आपका यहाँ पर देखने को मिला था। तो अब देखिए 5-5 साल की तो अब योजना आई, उसके बाद अब केवल 3 साल 1966 से 1969 तक 3 साल का आप गैप याद कर लीजिए 1969 तक। उसके बाद जो यहाँ पर चौथी आएगी वो 1969 से 1974 तक आएगी, तो उसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे। पहले ये गैप जो है उसको देख लेते हैं। तो ये गैप इसलिए आया था, अवकाश काल इसका नाम दिया गया था मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए क्योंकि युद्ध हुआ था उस समय, और आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो असफल हो गई थी। तो वो क्या हो गई थी, उन्हीं के लिए यहाँ पर एक वर्ष के लिए प्लान यहाँ पर लाया गया था जिससे कि क्या हो पाए, हम लोग एक 5 वर्षीय योजना ना बनाकर एक वर्ष की योजना तैयार करके उनको उनमें सफलता हासिल करें। तो इसलिए ये योजना आई थी और इस समय क्या हुआ था, कृषि और उद्योग क्षेत्र को काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी योजना अवकाश काल के दौरान हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत पाकिस्तान युद्ध तथा संसाधनों में कमी तथा मूल्य में काफ़ी वृद्धि योजना अवकाश का कारण बना, यानी कि ये जो कारण रहे थे यही योजना अवकाश काल का कारण रहे थे, क्योंकि उस समय फिर से हम लोग 5 वर्ष योजना ला देते तो वहाँ पर क्या होता है, ये भी असफल हो जाता। इसलिए एक वर्ष की ये 3 योजना यहाँ पर जो 3 ईयर रहे हैं उसमें लाए गए थे, आपके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब भारत में हरित क्रांति जो यही योजना अवकाश काल के दौरान आया था, तो ये क्या है इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में हरित क्रांति आई है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में 65-68 के बीच हुई है। इसे शुरू करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, यानी कि ये पूरे विश्व के लिए हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो एस स्वामीनाथन है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक, और भारत में हरित क्रांति के जनक आपके MS स्वामीनाथन। तो ध्यान रखिएगा इनको। हरित क्रांति के दौरान खेती के तरीकों में बड़ा बदलाव हुआ। प्रारंभिक तरीकों से इतर औद्योगिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया और इस दौरान उपज वाली किस्म के बीज, खेती, मशीनी उपकरण, सिंचाई तंत्र, खाद, कीटनाशक इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। इस क्रांति का उत्तर भारतीय राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के उत्पादन में 500% की वृद्धि हो गई। अब इस कारण से आपकी हरित क्रांति जैसे गेहूँ में आपकी काफ़ी वृद्धि हुई, गेहूँ चावल में, तो काफ़ी इसका असर देखने को मिला। भारत में कृषि काफ़ी अच्छी हो गई और मुख्य रूप से जो ज़्यादा राज्य उत्पादन में बढ़ोतरी हुई वो पंजाब और हरियाणा थे। इन लोगों ने काफ़ी यहाँ पर विकसित कर लिया। इस कारण से क्या इस समय पंजाब और हरियाणा काफ़ी विकसित राज्यों में, भारत के विकसित राज्यों में जाने जाते हैं। वो मुख्य रूप से इसका जो बेस था, यानी कि जो आधार था विकसित राज्य बनने का, वो यहाँ पर हरित क्रांति ही था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 5 साल, अब आपका 1969 3 साल चला था आपकी योजना अवकाश काल। 1969 से 5 साल ऐड करेंगे तो 1900 यहाँ पर आपका 74 तक, तो 1974 तक ये आपका चौथा पंचवर्षीय योजना था। और इसमें इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, स्थिरता के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये ध्यान रखिएगा। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। इस समय क्या हुआ, एक बड़ा चीज़ हुआ कि 14 प्रमुख राष्ट्रीय जो भारतीय बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। इस योजना में 5.4% लक्ष्य रखा गया था GDP का, और 3% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये भी योजना एक प्रकार से असफल रही, क्योंकि जितना परसेंट लाना था उतना नहीं हो पाया, तो ये भी असफल रही। और मुख्य रूप से कारण क्या था, बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था। यहाँ पे देखिए जो राष्ट्रीयकरण हुआ है बैंकों का, वो कब हुआ है, तो 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल PDF में आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके टेलीग्राम पर हम दे देंगे, तो वहाँ पर और चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। तो गरीबी उन्मूलन करना 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख यहाँ पर क्या था, उद्देश्य था। और तथा देश को आत्मनिर्भर देश के अंदर बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इस समय जो नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा ये दिया गया था। और इस समय जो प्रधानमंत्री आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में क्या राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई, जो नेशनल हाईवे जिनको आप कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस योजना के
पहले शुरू वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्या है, हम योजना जब पढ़ाएंगे आगे उसमें हम आपको इसके बारे में और बताएंगे। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्या है, MNP इसको कहा जाता है, और ये कब शुरू हुआ, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो MNP है इसको जो तैयार किया था, इसका जो सांचा या कह सकते हैं, इसको तैयार करने वाले DP धर थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए GDP का लक्ष्य 4.4% था और 4.8% हम लोगों ने हासिल किया यहाँ पर। और ये देखिए ये जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना है 1974 से लेकर इसमें 5 साल ऐड करेंगे तो 1979 आना चाहिए था, लेकिन ये 1978 तक ही चली थी। एक साल पहले ही क्यों यहाँ पर समाप्त कर दिया गया इसको, क्योंकि पहली बार यहाँ पे देखिए गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लेकिन यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जो कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में होती है। मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो आते हैं 1978 में, और 1978 में जब यहाँ पर आते हैं तो वो क्या करते हैं, ये पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर रोक देते हैं या इसको बंद कर देते हैं। तो इसलिए एक वर्ष पहले ही ये योजना आपकी जो 5वीं थी ये समाप्त हो गई, और इसके अंतर्गत गरीबी और बेरोजगारी को देश में काफ़ी हद तक कम किया गया। तो मुख्य रूप से ये ध्यान रखिएगा, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल केवल 4 वर्ष रहा था, तो ध्यान रखिएगा। अब जब ये आया 1978 तक, उसके बीच देखिए ये जैसे ही बंद होता है उसके बाद जो मोरारजी देसाई की सरकार आती है, ये इन्होंने इस योजना को बंद करके, पंचवर्षीय योजना को बंद करके यहाँ पर ये रोलिंग प्लान लाते हैं 1978 में, और एक वर्ष की 2 योजनाएं यहाँ पर लाई जाती है जो कि 1978 से 1980 तक चलती है। यानी कि यहाँ पर 2 वर्ष का आपको गैप देखने को मिलता है। तो ये 2 वर्ष का गैप आपको एक वर्ष का रोलिंग प्लान यहाँ पर लाया जाता है मोरारजी देसाई सरकार द्वारा, तो वो लागू किया जाता है। तो ये गैप दूसरा आपको मिलेगा पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत। इससे पहले वाला आप गैप देखे थे जो 1969 से था, तो उसको भी आपने देखा था 1969 तक जो था 1966 से, तो ये 3 साल का गैप उधर था। उसको पंचवर्षीय योजना है, 4थी और 5वीं, उसके बाद फिर आपका गैप देखने को मिलता है 2 वर्ष का। तो ये गैप आपका इसमें मोरारजी देसाई की सरकार ने एक साल के लिए वर्क किया है। अब यहाँ पर 1980 में फिर क्या होता है कि कांग्रेस की सरकार फिर से आ जाती है, तो अब 6वीं पंचवर्षीय योजना आती है, तो ये 5 साल की फिर से हो जाती है। तो 1980 से 1985 तक इसमें क्या था उद्देश्य इसका, रोजगार में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि और गरीबी उन्मूलन। तो इसमें मुख्य रूप से फोकस करिए रोजगार में वृद्धि। 6वीं पंचवर्षीय योजना थी वो रोजगार में वृद्धि के लिए लाई गई थी। इसका जो मुख्य रूप से लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था। इसके अलावा ये योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च की गई। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजक कार्यक्रम भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। इसके अलावा शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहा जाता है, उसकी स्थापना इसी समय हुई, यानी कि 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। GDP का लक्ष्य 5.2% रखा गया था और 5.5% की यहाँ पर वृद्धि हुई, तो ये भी सफल योजना रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या किया, इसका उद्देश्य क्या था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था आपका, रोजगार में अधिक से अधिक क्या है वृद्धि की जाए और सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, तकनीकी क्षेत्रों पर फोकस किया गया। और ये योजना जो आई थी प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में आई थी, और GDP इसका 5% लक्ष्य रखा गया था और 6.2% की क्या हुई वृद्धि देखने को मिली। इसके अलावा इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा किस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर देखिए गैप आ जाता है आपका योजना का, तो यहाँ पर 2 ईयर का आपका गैप फिर आता है, एक साल का। 2 योजनाएं लाई गई थी 1990 से 1992। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर सीधे 1985 से 1990 तक आपका 5 साल का जो पंचवर्षीय योजना थी आ गई, उसके बाद फिर आपका गैप आ गया। तो यहाँ पर टोटल 3 गैप हम लोगों को देखने को मिलता है पूरे पंचवर्षीय योजना में। 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनमें 3 गैप मिलता है। पहले आपका 1966 से 1969 तक रहता है, और उसके बाद ये 3 साल का पहला गैप रहता है, 3 ईयर का, 3 योजनाएं आती हैं एक एक करके। और उसके बाद आपका 2 योजनाओं के बाद फिर आपका 2 ईयर का गैप आता है। कब, यहाँ पर देखिए 1978 से 1980 के बीच आपका गैप आता है। और इसके बाद फिर आपकी जब योजनाएं आती हैं 6वीं और 7वीं, 4थी 5वीं के बाद गैप आया, उसके बाद 6वीं और 7वीं, यानी कि 2 योजनाएं के बाद फिर से आपका गैप आ गया 2 साल का। तो 1990 से 1992 ये आपका तीसरा गैप होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 3 गैप आपके होते हैं टोटल। अब ये इस समय क्या हुआ था, तो यहाँ पे देखिए 1990-91 को वार्षिक योजना के रूप में जाना जाता है, यानी इसको वार्षिक। अब देखिए जो गैप है उनके अलग अलग नाम भी हैं। पहले में जैसे कि आपका योजना अवकाश काल हो गया, उसके बाद वार्षिक योजना हो गया, तो उन सबका गैप जो है उसका नाम भी ध्यान रखिएगा। हमने सबका नाम भी लिख रखा है, उन जो गैप हुआ है उनका नाम क्या दिया गया, तो इसको वार्षिक योजनाओं का नाम दिया गया है। और यहाँ पर क्या हुआ था, इस कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत में इस दौरान विदेशी मुद्रा का भंडार का संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण
यानी एलपीजी यहाँ पर दिया गया है, इसकी शुरुआत की गई। इस समय मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति भी पेश की गई। तो पहली बार मनमोहन सिंह ने यहाँ पर नई आर्थिक नीति पेश की। किस कारण से? क्योंकि उस समय देश में अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, डाउन हो रही थी काफ़ी, और देश मतलब अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो जाती। तो उस समय प्रधानमंत्री ये आपके बाद में बनते हैं, उस समय मनमोहन सिंह आते हैं और वो नई आर्थिक व्यवस्था लाते हैं, जिस कारण से देश में क्या होता है, आर्थिक विकास शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कब आई थी? जब गैप आपका तीसरा रहता है, जिसको वार्षिक योजना कहा जाता है, 1990 से 92 के दौरान। उस समय मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति पेश की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल, क्योंकि 92 में गैप हो गया आपका, तो 92 के बाद आपका ये आ जाएगा और 1997 तक 5 साल ऐड कर देंगे, तो 1997 तक आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। इसमें मानव को संसाधन के रूप में देखा गया और मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया, यानी कि मानव भी एक संसाधन के रूप में है। ये यहाँ पर पहली बार 8वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये योजना पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में लॉन्च हुई। तो ये प्रधानमंत्री भी ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, ये कुछ उद्देश्य इसके थे। इसने भी केंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका बीपीओ का एग्जाम है और यहाँ पर ग्राम पंचायत, यहाँ पर जो पंचायती राज है, ये यहाँ पर आपको पढ़ने को ज़्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है। और इसके बारे में डिटेल से डिटेल जहाँ भी चीज़ें मिलती हैं उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर पहली बार पंचायतों और नगर पालिकाओं का जिक्र किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गया। तो ये क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी, तो उसी समय भारत क्या हो गया, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, तो 8वीं। और भारत जब यहाँ पर पंचायतों और नगर पालिकाओं का भारत ये इसको संविधान में शामिल करने पर जोर किसमें दिया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो 1997 से 2002 तक ये चली थी। कार्यकाल जरूर ध्यान रखिएगा। समानता के साथ विकास और न्याय वितरण इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये उद्देश्य भी ध्यान रखिएगा सबका। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री आपके होते हैं। जीडीपी लक्ष्य 6.5% रखा गया, लेकिन 5.5% की उपलब्धि रही। ये योजना आपकी थोड़ी असफल रही थी। सबसे ज़्यादा असफल आपकी तीसरी वाली रही थी, उसके बाद ये थोड़ी आपकी असफल रही। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, इसने गरीबी को पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की। तो ये कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय मंदी थी और संतुलन पर विशेष क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया गया। तो ये आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही था। और प्रति व्यक्ति आय अगले 10 वर्ष में दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में योजना लॉन्च हुई थी। तो इस समय इसका जीडीपी लक्ष्य 8% रखा गया था और 7.5% की इसमें उपलब्धि हासिल की गई। तो ये आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 2002 से 2007 तक थी। ये जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012, सीधे 5-5 साल समय ऐड करते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा 5-5 साल। जैसे आपका गैप यहाँ पर हुआ है, एक गैप होने के बाद 1990 से 92 तक का आपका जो गैप रहा है, अब यहाँ पर 5-5 साल सब में ऐड करते जाइए। 1992 से 97 फिर 5 साल ऐड करेंगे तो वहाँ पर 9वीं आ जाएगी। 1997 से 2002, फिर 2002 में 5 साल ऐड करेंगे तो 2002 से 2007 10वीं आ जाएगी। उसके बाद 11वीं के लिए 2007 से 2012 5 साल ऐड करेंगे तो आ जाएगी। इसमें का प्रमुख उद्देश्य जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का था वो तीव्रतम एवं समावेशी विकास इसका उद्देश्य रखा गया था। और ये योजना मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च हुई, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले आपके मनमोहन सिंह थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर बने। और नहीं, यहाँ पर देखिए, आप पहले अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्रधानमंत्री यहाँ पर बने थे, उसके बाद मनमोहन सिंह इसी योजना के दौरान बन गए और इसलिए यहाँ पर 2 नाम दिया गया है और फिर यही प्रधानमंत्री आपके रहे थे। तो यहाँ पर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही लॉन्च किया गया। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 11वीं पंचवर्षीय योजना। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण रही। यानी मुख्य रूप से इसमें शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया गया। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया था, जो कि वर्ष 2010 में लागू हो गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। तो ये आप पढ़ते हैं संविधान में, तो वो कब लागू किया गया था आपका, ये आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। और इसमें लक्ष्य रखा गया था 9% का, वृद्धि हुई 8.3% की। तो ज़्यादा असफल इसको नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना
इसका जो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास। तो ये ध्यान रखिएगा, ये योजना मनमोहन सिंह के काल में लॉन्च हुई थी, यानी उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। जीडीपी लक्ष्य 9% था और 8% बाद में कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस योजना में जीडीपी लक्ष्य को बाद में कम किया गया था। तो वो 12वीं पंचवर्षीय योजना, और कब तक चली थी, 2012 से 2017 में, यानी फाइनल 2017 में ये योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पर समाप्त हो गई। वैसे तो 2014 में ही योजनाओं को समाप्त कर दिया गया था, और योजना जो पंचवर्षीय थी 2017 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये आपकी पूरी हो जाती है योजना 12, और 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। और यही अब जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं उसका मुख्य रूप से देखने का कार्य यही करता है नीति आयोग, या इसी के द्वारा योजनाओं का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, इसको कह सकते हैं आप। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने टेबल के रूप में पूरा दे रखा है, जिसके द्वारा आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को। यहाँ पर देखिए हमने ये बताया था, जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपकी क्या मुख्य रूप से उद्योग पर फोकस किया गया, और उसी के दौरान ये आपकी इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई और 1955 में की गई रूस की सहायता से। उसके बाद दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापना हुई और 1959 में हुई, और ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना उड़ीसा में की गई 1959 में, और जर्मनी की मदद से इसकी स्थापना की गई। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए पूरा टेबल हमने दे रखा है, इसको आप आसानी से पढ़ के एक ही बार में पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप बीपीओ का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 299 का है, आप 9807342092 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसी नंबर पर आप पेमेंट कर देते हैं 299 का, और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट पेमेंट का, तो हम आपको तुरंत आप बीपीओ के कोर्स में ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।